बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 700 घर जाके पढ़ा होगा। किसने नहीं पढ़ा? 1 2 आपने पढ़ा है? समझ आई ये चीज़ें? क्लियर होया? कुछ रिपोर्ट के स्ट्रक्चर समझ आए? जिस तरीके से सीक्वेंस में कहा था कि ये काम करने वो काम किए आपने? ठीक है, गुड। लास्ट जो हमारी डिस्कशन जहाँ पे हमने छोड़ी थी वो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन के बारे में हमने कहा था कि मॉडिफिकेशन जो ओपिनियन के अंदर आती है वो कब आती है। तो हमने कहा कि वो आती है जब आपकी बुक्स में, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या हो, मिस स्टेटमेंट हो। अब यहाँ पे बेसिकली मिस स्टेटमेंट या तो हमें पता चल जाती है या मिस स्टेटमेंट हमें पता नहीं चलती और मिस स्टेटमेंट होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मिस स्टेटमेंट या तो फिर नॉन होगी या फिर क्या होगी, या होगी अननोन। आपकी अननोन का मतलब क्या है? यानी कि मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है बट हमारे पास उस मिसस्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या है, हम अनएबल होते हैं टू कंक्लूड कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वाकई मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। और जब मिसस्टेटमेंट आती है तो फिर हमारी ओपिनियन क्या हो जाती है जी? ओपिनियन आपकी हो जाती है मॉडिफाई। मिसस्टेटमेंट की वजह से आपकी ओपिनियन क्या हो जाती है जी? तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले तो मिसस्टेटमेंट को समझने की जरूरत है कि मिसस्टेटमेंट होती क्या है। मैंने यहाँ पे 2 चीजें देखी हैं, या आपको मिसस्टेटमेंट पता चल जाएगी या आपको मिसस्टेटमेंट पता नहीं चलेगी। अब देखें, जो बेसिक डेफिनेशन है मिसस्टेटमेंट की वो क्या है? वो अमाउंट जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ रही है और वो अमाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आनी चाहिए विद रिगार्ड टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उन दोनों में डिफरेंस मिसस्टेटमेंट है। वो क्लासिफिकेशन जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ रही है और वो क्लासिफिकेशन जो एज पर IFRS या एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या आपकी मिसस्टेटमेंट है। वो डिस्क्लोजर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है और वो डिस्क्लोजर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आना चाहिए एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उन दोनों में जो गैप है वो क्या आपकी मिसस्टेटमेंट है। तो मींस इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट्स जो आपकी अकाउंट्स में आ रहे हैं, मैं क्योंकि बेसिकली ना 2 टॉपिक इकट्ठे कराने हैं तो इसलिए मैं मिसस्टेटमेंट्स के ऊपर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देकर आगे चला जाऊंगा। मैं इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें जिस हद तक बोर्ड के ऊपर यूज़ करने की ज़रूरत होगी मैं करूँगा, अदरवाइज एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करके हम आगे रीडिंग की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो जहाँ बोर्ड पे लिखूंगा वो अल्टीमेटली आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं। बात क्या है कि सिर्फ आपको पिन पॉइंट कराना कि आपने मिसस्टेटमेंट को समझना है तो 450 को किस तरह से आपने यूज करना है, उसमें क्या क्या बातें की गई हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता दूंगा लिंक करवा के। बाकी जब आप उसकी रीडिंग करेंगे आई बिलीव कि उसके बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिसस्टेटमेंट है इसकी डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई है। अब मिसस्टेटमेंट्स या तो फैक्चुअल होंगी या जजमेंटल होंगी या तीसरे नंबर पे आपकी होंगी प्रोजेक्टेड। अच्छा, अब इन तीनों में डिफरेंस है। देखिए, मिसस्टेटमेंट या फैक्चुअल होगी, यानी कि देयर इज नो डाउट कि यहां पे मिसस्टेटमेंट है, यहां पे हमें कोई डाउट नहीं है मिसस्टेटमेंट वाकई एग्जिस्ट करती है। जहां पे आप कहते हैं ना कंक्रीट एक चीज हमें पता है, फॉर एग्जांपल जो कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यूएशन करवाई, उसके अंदर जो है रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, कंपनी की मैनेजमेंट कहती है हम इस रिवैल्यूएशन लॉस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दिस इज फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, दिस इज फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने सेल, मैनेजमेंट ने सेल जो है वो अपनी ओवरस्टेट की हुई है एंड यू गॉट द एविडेंस। वो एविडेंस किस से मिला आपको? फॉर एग्जांपल कंपनी की पॉलिसी है कि जब गुड्स डिलीवर हो जाती हैं कस्टमर को तो हम उसकी सेल रिकॉर्ड करते हैं। जब आपने कट ऑफ टेस्टिंग की, कट ऑफ टेस्टिंग में लास्ट आपने 5 डेज की, 10 डेज की, जो भी लीड टाइम है उसके मुताबिक आपने लास्ट 10 डेज के ऊपर जो है कट ऑफ लगाया, तो आपको पता चला कि आखिरी 5 दिन की सेल जो है उसके सारी की सारी सेल के जो डिलीवरी चलाने बने 3 जुलाई को। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 25 जून को इनवाइसेस की
और वो डिलीवर हुई आपकी 2 जुलाई को, और आपकी पॉलिसी है कि जब आपकी गुड डिलीवर हो जाती हैं आप उस वक्त उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? 2 जुलाई को रिकॉर्ड होना चाहिए। मैनेजमेंट ने क्या किया है, इसको 25 जून के ऊपर ही रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया है। अब रेवेन्यू क्या है? ओवरस्टेटेड है। किस अमाउंट के साथ? वो 5 दिन की सेल के साथ जो 2 जुलाई को डिलीवर हुई है। दिस इज अ फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट। यू हैव द जस्टिफिकेशन, द इंफॉर्मेशन कि क्या किस तरीके से हो रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सम टाइम जो मिसस्टेटमेंट अराइजेज होती हैं, यानी कि मैंने बताया ना क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, अमाउंट, से सारी बातों की बात हुई है। ये सारी बातें क्यों निकलती हैं, यानी ये सारी बातें क्यों होती हैं? तो उसका मतलब क्या होता है कि जो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है, या तो उसमें आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी है कि जो सिलेक्शन, अकाउंटिंग पॉलिसी की सिलेक्शन, ये गलत है, यहां से मिसस्टेटमेंट आती है, या अकाउंटिंग पॉलिसी की एप्लीकेशन गलत है, यानी कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए थी, सिलेक्ट करनी चाहिए थी, आपने वो सिलेक्ट ही नहीं की और आपने उसको ठीक तरीके से अप्लाई नहीं किया। सिलेक्शन एप्लीकेशन, या सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से मिसस्टेटमेंट आ सकती है, या एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से मिसस्टेटमेंट आ सकती है। या फिर उसके बाद क्या होता है, आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट की वजह से भी आपके अंदर मिसस्टेटमेंट आ सकती है। या तीसरे नंबर पे क्या होती है, सैंपलिंग। अच्छा, इसमें जो नॉर्मली ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी की मिसस्टेटमेंट्स हैं, ये फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट में कंसीडर होती हैं, यानी जिसके बारे में हमें कंक्रीट एविडेंस होता है कि भाई ये मिसस्टेटमेंट यहां पे एग्जिस्ट करती है। दूसरे नंबर पे जजमेंटल। जजमेंटल क्या है? जहां पे एक जजमेंट का एलिमेंट आ जाए, तो जजमेंट का एलिमेंट कहां पे आता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में आता है। फॉर एग्जांपल, जो मैनेजमेंट ने वैल्यू यूज की वर्किंग निकाली, वैल्यू यूज की वर्किंग किस तरह से निकलती है? प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज लिए जाते हैं, उनको एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर जो है वो डिस्काउंट किया जाता है, डिस्काउंट फैक्टर के थ्रू जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है वो आपकी वैल्यू यूज बन जाती है। अब जो इसमें डिस्काउंट फैक्टर यूज हुआ था, आपके इसके ऊपर मैनेजमेंट के साथ क्या आगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया? आप समझते हैं कि जो 10% पे होनी चाहिए, मैनेजमेंट समझती है 12% पे होनी चाहिए। दोनों के दरमियान में आप किस चीज के ऊपर आया है? किसी अजम्पशन ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट के ऊपर जाके इंपैक्ट आया। या फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ने रेवेन्यू ग्रोथ ली हुई है 15% के हिसाब से, आप समझते हैं रेवेन्यू ग्रोथ 15 नहीं है, 12% है। अब यहां पे क्या है? एक जजमेंट का एलिमेंट है, उस जजमेंट के एलिमेंट की एप्लीकेशन की वजह से क्या आ रही है? एक मिसस्टेटमेंट आ रही है। अब आपने एक मैनेजमेंट, आप थोड़ा सा रिकॉल करें एज 540 को, तो मैंने आपको एक बात की थी कि एक ऑडिटर पॉइंट एस्टिमेट निकालता है, यानी कि एक मैनेजमेंट अपना एस्टिमेट करती है, निकालती है, उसके बाद आप उसको अपनी वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं और आप अपना पॉइंट एस्टिमेट निकालते हैं और रेंज ऑफ पॉइंट एस्टिमेट निकालते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस करके। यानी कि अगर मैं 1% की assumption चेंज कर दूं तो फिर क्या इंपैक्ट आता है, 1% की assumption नीचे कर दूं तो फिर क्या इंपैक्ट आता है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस भी हम करते थे। एक मैनेजमेंट ने काम किया, एक मैनेजमेंट ने वर्किंग बनाई, एक मैनेजमेंट ने अमाउंट निकाली, एक एस्टिमेट की अमाउंट आपके मुताबिक है, आप अपने मुताबिक वर्किंग करते हैं, अपनी वर्किंग के मुताबिक आप फिगर निकालते हैं, दोनों में क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। अब वो गैप क्या है? जजमेंट की वजह से गैप है, वो जजमेंटल मिसस्टेटमेंट होगी। तीसरे नंबर पे क्या है? प्रोजेक्टेड। आपने सैंपल साइज सेलेक्ट किया, आप ISO 530 के साथ इसको लिंक करेंगे प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को। जब आपने सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं, उस सैंपल साइज के ऊपर आप अपने प्रोसीजर लगाते हैं, प्रोसीजर लगा के आप उसमें कोई मिसस्टेटमेंट निकालते हैं। मिसस्टेटमेंट को आप क्या करते हैं? एक्सट्रापोलेट करते हैं। एक्सट्रापोलेट क्या आते हैं? फॉर एग्जांपल के आपका जो सैंपल साइज था, सैंपल साइज की मिसस्टेटमेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, सॉरी, सैंपल साइज डिवाइडेड बाय जो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट होती है, इसका एक फार्मूला सिंपल सा होता है जी, मिसस्टेटमेंट डिवाइडेड बाय सैंपल मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन। यानी आप कहते हैं कि जो इस सैंपल के अंदर मिसस्टेटमेंट निकली है, जो इस सैंपल के अंदर मिसस्टेटमेंट निकली है, अगर पूरी पॉपुलेशन में निकलती तो कितनी मिसस्टेटमेंट होती? तो आपने क्या किया? आपने प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट निकाली है। अब ये जो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है,
इसको किस तरह से डील करना है, ये जजमेंटल मिसस्टेटमेंट है इसको किस तरह से डील करना है, ये जो फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट है इसको किस तरह से डील करना है आपने अपनी ऑडिट ओपिनियन को फॉर्म करते वक्त। अब यहां पे फिर दो चीजें आती हैं। जब मिसस्टेटमेंट निकलती है तो आप क्या करते हैं, आप मैनेजमेंट से कहते हैं कि भाई इसको कर ले ठीक। अब यहां पे मिसस्टेटमेंट निकलेगी तो आप क्या करेंगे, उसमें एवेलुएट करेंगे ना। किस चीज को एवेलुएट करेंगे, आप एवेलुएट करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट निकली है सैंपल साइज के अंदर, क्या ये पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें पता चल जाता है कि एंटिटी की जो इनवाइस की प्रोसेसिंग है उसमें रेट की जो सिलेक्शन है वो गलत है। अब आपने फॉर एग्जांपल 2 इनवाइसेस निकलवाई और 2 इनवाइसेस को टेस्ट किया सैंपल साइज में, सैंपल साइज 10 इनवाइसेस का, उसमें से 2 इनवाइसेस के अंदर रेट का इशू निकल आया। अब आपके ज़हन में ये बात होगी कि क्या ये सिर्फ 2 ही इनवाइसेस थी जिसमें प्रॉब्लम था या बाकी भी पॉपुलेशन के अंदर प्रॉब्लम है। अगर तो सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉब्लम थी एंड यू आर सेटिस्फाइड कि बाकी किसी एरिया के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस नहीं है, तो फिर यहीं पे इसको क्या कर देंगे, एनोमली कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव मिसस्टेटमेंट नहीं है। और हम समझते हैं नहीं, ये जो एरर है ये पूरी पॉपुलेशन के अंदर है और हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कहते हैं कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करें और इसका कंक्रीट एविडेंस निकाल के एक्चुअल इंपैक्ट निकालें। अगर अब यहां पे अगर एक्चुअल इंपैक्ट निकल आए, फॉर एग्जांपल कि आपको पता चल जाता है रेट की सिलेक्शन गलत है, मैनेजमेंट कहती है जी हमारी पूरे साल में से 50 इनवाइसेस हैं, आप 50 इनवाइसेस के ऊपर रिवाइज रेट लगा के उसकी कैलकुलेशन चेक कर लें। अब अगर हम 50 इनवाइसेस के ऊपर एक्चुअल रेट लगाकर उसकी मिसस्टेटमेंट निकाल लेते हैं, तो बताएं वो प्रोजेक्टेड है या फैक्चुअल है, फिर फैक्चुअल होगी ना। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। मैं कुछ ऐसा पहले एक ना छोटा सा एरर देख रहा था एक क्लाइंट के ऊपर, जो आपकी परचेज प्राइस होती है इंपोर्ट के केस के अंदर, उसमें आपकी जो जीडी बनती है उस जीडी के ऊपर एक एक्सचेंज रेट आ रहा होता है, वो उसकी ट्रांजैक्शन डेट का एक्सचेंज रेट होता है। तो जो आपकी प्रोक्योरमेंट होती है, जो आपकी इंपोर्ट होती है, वो ट्रांजैक्शन डेट यानी कि जीडी डेट के ऊपर रिकॉर्ड होनी होती है। कंपनीज क्या करती हैं, अपनी ईज के लिए उस डेट का रेट यूज नहीं करती, बल्कि जिस दिन के ऊपर एलसी मैच्योर होती है उस दिन का रेट यूज कर लेती हैं। उससे होता क्या है, वो जो एलसी की मैच्योरिटी के ऊपर है वो तो पेबल बन गया ना, ट्रांजैक्शन तो आपकी पहले की हुई है। अब उस केस में जो एक्सचेंज गेन या लॉस का इंपैक्ट होता है, जो आपने बाद में रीमेयर करना होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो रीमेयर नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने उसके अंदर अगर मैं ये कहता कि भाई ये अगर 1 लाख ट्रांजैक्शंस हैं, मैंने 20 का सैंपल सेलेक्ट किया, उसमें 5 के अंदर प्रॉब्लम निकल आई। अब 1 लाख ट्रांजैक्शन को मैं इंडिविजुअली 1 बाय 1 तो एवेलुएट नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाईजान ये जो मेरा सैंपल साइज था इसके अंदर जो मिसस्टेटमेंट आई है उसका कितना इंपैक्ट है, उसको डिवाइड करो टोटल सैंपल वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई कर दो पॉपुलेशन के साथ, तो फिर क्या बन गई, प्रोजेक्टेड। और अगर मैं उसको 100% मैनेजमेंट से कहूँ वर्किंग करें और आप उसका इंपैक्ट निकाल दो, फिर क्या है, फिर आपकी फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स है। ठीक हो गई। अब फैक्चुअल, जजमेंटल और प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, इसमें कोई डिफरेंस समझ आता है आपको, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब भी मिसस्टेटमेंट निकलती है, इसकी तो मैंने आपको तरीका बता दी है। इन 2 के केस में, या बल्कि आप मिसस्टेटमेंट के केस में और लें कि देखें, या तो मैनेजमेंट मिसस्टेटमेंट को क्या कर देगी, करेक्ट, या क्या हो जाएगी आपकी अनकरेक्ट, या मैनेजमेंट ठीक कर देगी या मैनेजमेंट ठीक नहीं करेगी। देखें 2 ऑप्शंस हो सकती है ना, या करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स होंगी या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स होंगी। अच्छा, ये करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कौन सी मिसस्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जो बीइंग ऑडिटर हमने एक एरर्स आइडेंटिफाई किए और उन एरर्स को हमने मैनेजमेंट से ठीक कराया, ये वो वाली करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं। एक वो मिसस्टेटमेंट्स हैं जो मैनेजमेंट ने खुद ही पकड़ी और खुद ही उनको ठीक कर दिया, दैट आर नॉट द करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। करेक्टेड वो हैं जो बीइंग ऑडिटर आपने अपने प्रोसीजर लगाकर, जब आपने प्रोसीजर लगा रहे थे, जब आप ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस को टेस्ट कर रहे थे, उसमें जो आपने एविडेंसेस के थ्रू मिसस्टेटमेंट निकलवाई और वो मैनेजमेंट ने ठीक कर दी, तो वो क्या बन जाती हैं, आपकी करेक्टेड मिसस्टेटमेंट बन जाती हैं। अब जो करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं, इनकी वजह से क्या ऑडिट ओपिनियन पे इंपैक्ट आता है, इनकी वजह से ऑडिट ओपिनियन पे इंपैक्ट नहीं आता, इनकी वजह से ऑडिट ओपिनियन पे इंपैक्ट नहीं आता। अब लेकिन ये आपको अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए यूज हो सकती हैं। ये अगले साल का सैंपल साइज सिलेक्ट करने के लिए आपको यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप याद करें, मैंने आपको कहा था कि जब हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को डिटरमिन करते हैं तो उसमें हम एग्रीगेशन के रिस्क को डिस्कस करते हैं। और एग्रीगेशन के रिस्क आपके पास कहां से एग्रीगेशन रिस्क आएगा,
आपके हिस्टोरिकल ट्रेंड से आएगा कि भाई प्रीवियस सालों में कितनी मिसस्टेटमेंट निकलती हैं, क्या मिसस्टेटमेंट्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है या कम है। तो मेरे पास वन ऑफ द फैक्टर ये होता है कि करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कितनी थी और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आई वो कितनी हैं। क्लियर होगी यहां तक बात। तो करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का आप अपने पास रिकॉर्ड रख लेते हैं, अपने पास समरी ऑफ एडजस्टेड मिसस्टेटमेंट के नाम से बनती है जी, समरी ऑफ एडजस्टेड मिसस्टेटमेंट। सेम समरी ऑफ एडजस्टेड मिसस्टेटमेंट के साथ आप अपनी ऑडिट फाइल के अंदर लगा देते हैं कि ये मिसस्टेटमेंट्स थी जो हमने आइडेंटिफाई की और मैनेजमेंट ने इनको करेक्ट कर दिया। अब दूसरे नंबर पे आता है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। दूसरे नंबर पे क्या आता है जी, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। अब जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हैं इनके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि क्या ये मटेरियल है, क्या ये मटेरियल है या ये क्लेलिटरेबल है। जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं या वो क्लेलिटरेबल होंगे या मटेरियल होंगे। क्लेलिटरेबल से मुराद क्या है, यानी कि ये इमटेरियल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इमटेरियल है, इसका मतलब ये है कि ये इतनी छोटी मिसस्टेटमेंट है, इतना छोटा मैग्नीट्यूड है कि आप इसको जितना मर्जी सम अप कर लेंगे ये कभी भी मटेरियल नहीं होगा। दिस इज नॉट इमटेरियल ओनली, दिस इज कि आप जितनी मर्जी मिसस्टेटमेंट को इकट्ठा कर लेंगे, क्लब कर लेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे, ये आपके लिए मटेरियल कभी भी नहीं होंगे। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और आती है, क्या डिस्क्लोजर्स भी क्लेलिटरेबल हो सकते हैं? अब डिपेंड करता है, जो आपने बेसिकली अगर बाय अमाउंट देखना है तो बाय नेचर भी देखना है, आपने बाय अमाउंट देखना है तो बाय नेचर भी देखना है। सम टाइम बाय नेचर भी क्लेलिटरेबल चीज हो जाती है, सम टाइम बाय अमाउंट भी क्लेलिटरेबल हो जाती है चीज, तो उसमें कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आता। क्लियर होगी जी बात। अब यहां पे दूसरी बात है कि मटेरियल, मैं सम अप कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको इसके ऊपर स्टैंडर्ड के ऊपर रीडिंग करवाऊंगा, उसमें चीजें लिखी हुई हैं। अब क्लेलिटरेबल देखना है या मटेरियल देखना है, इन दोनों कामों को करने से पहले आपको क्या करना है, रीअसेसमेंट करनी है। किसकी? मटेरियलिटी की। जाहिर बात है आपने जो अपनी मटेरियलिटी यूज की थी वो कौन सी थी, प्लानिंग फेज के ऊपर थी, तो प्लानिंग फेज के बाद फिगर्स तो चेंज हुई है ना, इंपैक्ट तो आया है। तो अब जी नई इंफॉर्मेशन क्या है, पहला बेंचमार्क आपका ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे था, अब आपका बेंचमार्क जो है फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे होगा। सबसे पहले आप ये देखने के लिए अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स आर मटेरियल और क्लेरिटरेबल, ये दोनों चीजों को देखने से पहले क्या करेंगे, आप रीअसेसमेंट करेंगे मटेरियलिटी की, और फिर देखेंगे कि जो रीअसेस मटेरियलिटी है वो क्या मटेरियल है, वो उसके साथ मटेरियलिटी को कंपैरिजन करेंगे, वहां से डिसीजन करेंगे क्लेरिटरेबल है या मटेरियल है। वहां से अब और इसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर ये मटेरियलिटी कम हो जाती है हमारी तो फिर प्रॉब्लम है। अगर मटेरियलिटी कम हो जाती है तो फिर आपको फर्दर प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। अगर मटेरियलिटी लेवल ज्यादा चले जाते हैं तो आपने ऑलरेडी ज्यादा काम किया हुआ है, वो तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की बात हो रही है। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि आपने अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स जो आपने क्लेरिटरेबल कंसीडर करनी है या मटेरियल कंसीडर करनी है, इन दोनों को करने से पहले आप क्या करेंगे, रीअसेस किस चीज को, मटेरियलिटी को, और आप रिवाइज फिगर निकालेंगे और उसकी बेस पे देखेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो क्लेरिटरेबल है या मटेरियल है। इसकी रीजन क्यों है, क्योंकि भाई आपकी जो पहली मटेरियलिटी थी वो इररेलेवेंट है, क्योंकि वो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस के ऊपर आपने डिटरमिन की थी। अब जाहिर बात है एक मेजर एडजस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पोस्ट हो चुकी हैं, अब जो आपने इनिशियल लेवल के ऊपर अपनी मटेरियलिटी को डिटरमिन किया था वो इररेलेवेंट है, बल्कि आपको ओपिनियन को फॉर्म करने से पहले रीअसेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी भी करनी पड़ती है। अब जो मटेरियल है या क्लेरिटरेबल है, कोई भी मिसस्टेटमेंट है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को फर्दर अनकरेक्टेड स्टेटमेंट को फर्दर हम बाय अमाउंट भी कंसीडर करते हैं और बाय नेचर भी कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं जिसके लिए सबसे पहले आपने रीअसेसमेंट की मटेरियलिटी की, उसके बाद आपने देखा क्लेरिटरेबल है या मटेरियल है, इन दोनों के लिए दो करैक्टरिस्टिक्स है, या अमाउंट का करैक्टरिस्टिक्स है या नेचर का करैक्टरिस्टिक्स है। अब नेचर के करैक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें आती हैं, फॉर एग्जांपल जो एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल है, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल है वो हो गया ब्रेक डाउन। जो एंटिटी के कंट्रोल सिस्टम थे वो क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए। अब जो एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल ब्रेक डाउन हुआ है,
ये क्या हो गया है, बाय नेचर मटेरियल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में वो कहता है जी कि कंपनी के जो सॉफ्टवेयर है उसने कैलकुलेशन जो है वो सेल टैक्स की कैलकुलेशन गलत करना शुरू कर दी है। अब ये क्या हुआ है, सिस्टम के कंट्रोल ब्रेक हुए, उसकी वजह से आपकी एक मिसस्टेटमेंट आई। अब बेशक उस मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट इमटेरियल होगा, बट यू नेवर नो कि उस तरह की मिलती जुलती मिसस्टेटमेंट किस किस एरिया में किस हद तक है। जाहिर बात है जो सिस्टम है जो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है वो उसके ऊपर आपकी रिलायंस खत्म हो गई है, क्योंकि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन कर गया है। तो अब जो इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम ब्रेक डाउन करता है तो बाय नेचर क्या बन जाता है, मटेरियल बन जाता है। बाय नेचर क्या बन जाता है, मटेरियल बन जाता है। फिर दूसरी आती है जिसमें आपकी फ्रॉड फैक्टर्स हों। वो एरिया जहां पे आपको फ्रॉड फैक्टर नजर आ रहा हो। फॉर एग्जांपल क्या आपको लगता है कि कंपनी जो है वो अपने रेवेन्यू को 1 रुपए से एक्स्ट्राप्लेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक टेलीकॉम कंपनी है, उस टेलीकॉम कंपनी का जो कार्ड रिचार्ज होता है वो अपना 99 रुपीज़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के बजाय 100 का रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाय नेचर आप देखेंगे तो रुपये का कोई इंपैक्ट तो नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बिलियन ऑफ द कार्ड्स एक साल के अंदर फॉर एग्जांपल रिचार्ज होते हैं। तो हर अगर कार्ड में भी 1 रुपये का फर्क हो तो बिलियन रुपीज़ का तो आपका इंपैक्ट आया। अब वो देखने में क्या है, इमटेरियल अमाउंट है, बाय नेचर इमटेरियल है, लेकिन वहां पे आप जेन में क्या है, फ्रॉड फैक्टर है, तो क्या हो गई है, मटेरियल हो गई है। अच्छा, अब इसमें एक तो फ्रॉड फैक्टर के अंदर फिर एक आती है क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल कि कंपनी को कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया हुआ है। ये थोड़ी सी ना मतलब एक इनफॉर्मल सी डिस्कशन है, एज अ 450 बेसिकली नॉर्मली डिस्कस नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए ये डिस्कस कर रहा हूँ कि चलो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है स्टेटमेंट्स के बारे में आपकी क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन जो है वो रिक्वायर करता है कि आपकी करंट रेशो 1:1 होनी चाहिए। करंट रेशो क्या होनी चाहिए जी, 1:1 होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जितने आपके 100 के एसेट है तो 100 की आपकी लायबिलिटी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके 90 के एसेट्स आ रहे हैं, 100 की लायबिलिटी आ रही है, तो 10 रुपए से आपकी क्या है, 10 रुपए से एसेट्स कम है। अब आपके पास क्या ऑप्शन होंगे, या आप करंट एसेट्स को ओवर कर लें या अपनी लायबिलिटीज को अंडर कर लें। अब करंट एसेट्स को ओवर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्लासिफिकेशन का इंपैक्ट आएगा। क्लासिफिकेशन इंपैक्ट किस तरह से आएगा, मेरे पास कुछ ऐसे एडवांसेस होंगे जो जिसके अगेंस्ट मैंने लैंड परचेज करनी होगी, CWIP के एडवांसेस होंगे, उनको उठा के मैं नीचे क्लासिफाई कर दूंगा करंट एसेट्स के अंदर। या दूसरी ऑप्शन क्या होगी, इन्वेंट्री को मैं ओवर वैल्यू कर दूंगा। या मेरे पास तीसरी ऑप्शन क्या होगी, लायबिलिटीज को अनरिकॉर्डेड रखूंगा। तो ये सारे काम करूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, करंट रेशो चेंज हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल कीजिए जो 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, ये इमटेरियल है, 10 रुपए इमटेरियल है आपके लिए, लेकिन ये क्लासिफिकेशन चेंज करती है किस चीज की, लोन की प्रेजेंटेशन की। जाहिर बात है अगर कोवेनेंट ब्रीच होगा तो कोवेनेंट की ब्रीच पे लोन रिपेबल ऑन डिमांड हो जाता है, तो जो नॉन करंट लायबिलिटी है सारी की सारी करंट लायबिलिटी के तौर पे आ जाती है। कंपनी के ऊपर लिक्विडिटी का कंसर्न आना शुरू हो जाता है, कंपनी की गोइंग कंजम्पशन इनअप्रोप्रिएट होने के चांसेस होते हैं। तो भाई बाय नेचर ये जो काम किया है, जिस क्लासिफिकेशन को चेंज किया है, जो प्रेजेंटेशन को चेंज किया है, ये बाय अमाउंट मटेरियल नहीं है, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है वो मटेरियल है। या इसके और एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल के आपने पहले एक क्लाइंट ने आपको एक रिवैल्यूएशन रिपोर्ट लेकर दी, उस रिवैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर जो फेयर वैल्यू गेन आ रहा था वो आ रहा था 80 रुपीज का, 80 का गेन आ रहा था। अब मैनेजमेंट को यह पता है कि हमें अपनी जो फेयर वैल्यू गेन है इसको 120 पे लेके जाना है, क्योंकि जब 120 पे लेके जाएंगे तो हमारे इक्विटी लेवल बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा हो जाएगा। अब मैनेजमेंट यहां पे थोड़ी सी अमाउंट का भी अगर एडिशन करती है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बैंक लोन जाके लेना। तो वो क्या हो गया, बाय नेचर आपकी मटेरियल होगी आइटम्स। तो यहां पे बेसिकली अगर पेपर में वैसा की सिचुएशन हो जिसमें आपको एक अमाउंट इमटेरियल लग रही हो क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उसका इंपैक्ट उसने बताया हो, आपको नींद क्यों आ रही है भाई, जाए मुंह धो के, बोरिंग लेक्चर है, इतनी एनर्जी के साथ बोल रहा हूं। बड़ी मुश्किल से ना वो टॉम एंड जेरी में ना वो तीनियां लगा के आंखें खोलता है, तो जनाब ये भाई जो है ना वो आंखें से खोल के बैठे हुए थे भाई में। तो जनाब यहां पे क्वेश्चन पेपर में आपको वो प्रॉब्लम किस तरह से दे सकता है कि भाई आपको जो है ना वो कहेगा कि स्टेटमेंट है। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये बाय नेचर मटेरियल है या बाय अमाउंट मटेरियल। बाय अमाउंट मटेरियल नहीं भी है ना तो आपने बाय नेचर पे उसको लेके लाजमी देखना है, क्वेश्चन के सर्कमस्टांसेस आपने लाजमी देखने वहां पे। अब ये मेरे मुताबिक किस तरह की असेसमेंट वो MSA 1 के अंदर कर सकता है, और वो आपको पूरा बता दे लोन पोर्टफोलियो है, ये है, ये है, ये है, बैंक के कोवेनेंट्स ये हैं, आप इसमें बताएं कि क्या करेंगे। उसमें IS 1 की रिक्वायरमेंट भी है।
इसके साथ आपका ये भी लिंक हो जाता है, उसी के साथ आपका आइज़ा 560 भी लिंक हो जाता है, उसी के साथ आपका आइज़ 10 भी लिंक हो जाता है। और जब मैंने आइज़ा 560 कराया था तो उसके अंदर मैंने सारे एस्पेक्ट उसके डिस्कस किए थे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें और भी आ सकती हैं, इसमें डिस्क्लोजर भी आपके सी में आते हैं। अच्छा, मैंने जैसा से बात की थी ना कि डिस्क्लोजर भी क्लियरली ट्रेबल हो सकते हैं, इट कुड बी, क्लासिफिकेशन भी क्लियरली ट्रेबल हो सकती है, नो इशू। ये जो इंटरनल कंट्रोल का ब्रेकडाउन सिस्टम है ये भी किसी हद तक जो है वो क्लियरली ट्रेबल हो सकता है इफ जो कंट्रोल का ब्रेकडाउन हुआ है किसी स्पेसिफिक एरिया में हुआ है और वहां पे इतनी बड़ी नेचर ऑफ आइटम नहीं है, आपको लगता है कि बस ये बहुत छोटी सी ट्रांजैक्शन है जहां पे ये सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया है। फॉर एग्जांपल पैटी कैश का सिस्टम हमने मेंटेन किया हुआ था, पैटी कैश का सिस्टम का डाटा उड़ गया, अब बहुत इंटरनल कंट्रोल का ब्रेकडाउन है ना। आप पैटी कैश में कितना है कि आपके पास बैलेंस पड़ा होगा, कि आपके पूरे फाइनेंशियल पे इंपैक्ट आता है उसका? नहीं आता। तो अल्टीमेटली बाय नेचर में तीसरे नंबर पे डिस्क्लोजर भी आती हैं। डिस्क्लोजर भी क्लियरली ट्रेबल हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपने कब डिस्क्लोजर को जो है वो कौन से डिस्क्लोजर को आपने क्लियरली ट्रेबल कंसीडर करना है और कौन से डिस्क्लोजर जो अगर मिस होंगे तो आपने उसको मटेरियल कंसीडर करना है। इसके एग्जांपल्स दी गई हैं स्टैंडर्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर इंपेयरमेंट चार्ज हुई है तो इंपेयरमेंट चार्ज होने की वजह से जो अकाउंट आपकी एडिशनल डिस्क्लोजर आते हैं वो आपके बाय नेचर मटेरियल होते हैं। इस तरह से आपको याद होगा कि जब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर देना होता है वो डिस्क्लोज नहीं करते तो हम उसकी वजह से अपनी ओपिनियन के अंदर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन भी लेके आते हैं। फिर इस तरह से आपको पता है कि जो बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इन्होंने अपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, उसके लिए कैपिटल एडुकेसी रेशियो होती है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके जो डिस्क्लोजर अगर नहीं देते तो वो आपके बाय नेचर मटेरियल हो जाते हैं। इस तरह से अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आया है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का जो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है वो बाय नेचर मटेरियल होता है अगर किसी मेजर आइटम से रिलेटेड हो। इस तरह से वो डिस्क्लोजर जो किसी आइटम की मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन या अदर जो उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्क्लोजर्स होते हैं अगर वो नहीं देते तो वो क्या होते हैं? आपके बाय नेचर मटेरियल होते हैं। इसके अलावा आप वैसे भी कंसीडर भी कर सकते हैं, कुछ डिस्क्लोजर इमटेरियल भी हो सकते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज मटेरियल, बट अगेन स्टैंडर्ड के अंदर इसकी क्राइटेरिया एंड डेफिनेशंस दी गई हैं। क्लियर हो गई जी बात? अब इसके बाद अगली बात आती है कि भाई जो अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं, जो आपकी अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं वो या बाय अमाउंट मटेरियल होंगी या बाय नेचर मटेरियल होंगी। फिर एक और सवाल आता है, फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट पे बैठे हुए हैं, क्लाइंट के अंदर आपको पता चलता है जी जनाब के रेवेन्यू जो है वो 100 से ओवरस्टेटेड है, रेवेन्यू 100 से ओवरस्टेटेड है और कॉस्ट भी 90 से ओवरस्टेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि नेट इंपैक्ट 10 रुपए से आपका प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है। अगर मैं नेट बेसिस पे देखूं तो ये 10 शायद मेरे लिए क्या हो? मटेरियल ना हो। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि आपने हर मिसस्टेटमेंट को इंडिविजुअल कंसीडर करना है, यानी रेवेन्यू की जो ओवरस्टेटमेंट है ये सेपरेट मिसस्टेटमेंट है और कॉस्ट की जो ओवरस्टेटमेंट है ये सेपरेट मिसस्टेटमेंट है। आप इन दोनों मिसस्टेटमेंट्स को आपस में नेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कहती है कि मैंने करंट एसेट्स को 100 से ओवरस्टेट किया हुआ है और करंट लायबिलिटी को भी 100 से ओवरस्टेट किया हुआ, तो नेट इंपैक्ट तो जीरो है। देखो ना क्या होगा, 100 माइनस 100 ही होना है ना, तो जीरो है। तो आप कहेंगे नहीं, आपकी जो क्लासिफिकेशन है ये सेपरेट है, ये क्लासिफिकेशन आपकी सेपरेट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप स्टेटमेंट को एलिवेट करेंगे तो हम स्टेटमेंट्स को आपस में नेट नहीं कर सकते। पेपर में ये सवाल भी आ सकता है। आप बताएं इस केस में क्या करेंगे? ईच स्टेटमेंट इज सेपरेट स्टेटमेंट, उसको आपको सेपरेटली ही देखना पड़ेगा। क्लियर होगी जी बात यहाँ तक? अच्छा, इसमें और कौन कौन से टॉपिक्स हैं? मेरा ख्याल है हमने काफ़ी इसमें चीज़ें कवर कर ली हैं। क्लियर टेबल की बात कर ली है, बाय अमाउंट, बाय नेचर, उसमें क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। मेरा ख्याल काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया है। एक काम हम करते हैं, अब हम जरा स्टैंडर्ड की करते हैं रीडिंग और उसमें जो कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट आएंगे तो हम उसको कर लेंगे डिस्कस। इसके बाद हम करेंगे आइज़ा 705 इंशाल्लाह। आप ओपन करें जी आइज़ा 450। सही आ रही है तस्वीर इनके? ठीक है जी। अच्छा, आइज़ा 450 जो बेसिकली डील करता है ये मिसस्टेटमेंट्स के बारे में एक पूरा स्टैंडर्ड अवेलेबल है। आप लोगों ने पता नहीं पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा? किसी ने पहले पढ़ा जी आइज़ा 450 को? नहीं पढ़ा जी, किसी ने भी नहीं पढ़ा। लो जी, आज हम इसकी जरा कर लेते रीडिंग। रीडिंग के बाद आपने इसको आइज़ा 705 के साथ को रिलेट करके, को लिंक करके आपने इसको पढ़ना है।
मैंने ज़्यादा डिटेल इसको जितनी हो सकती थी मैंने बता दी है, मोटी मोटी बातें, बाकी स्टैंडर्ड के ऊपर आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ले जी, हमेशा हम सब पहले टेबल ऑफ कंटेंट से स्टार्ट करते हैं जी। टेबल ऑफ कंटेंट में पहले जी स्कोप ऑफ दिस आइजा, स्कोप क्या है जी, इफेक्टिव डेट, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, और आगे फिर है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में अकोमुलेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, यानी कि जब आपकी मिसस्टेटमेंट्स, कौन सी मिसस्टेटमेंट्स को आपने अकोमुलेट करना है। यानी कि मैंने जो ये बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आप किसी इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट की बेस पे ऑडिट ओपिनियन पे इम्पैक्ट नहीं लेते, बल्कि आप एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट्स करते हैं। एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट से मुराद क्या है, यानी कि ऑफ सेटिंग नहीं है ये, मतलब ये जो मैंने बात की ऑफ सेटिंग नहीं, बल्कि अकोमुलेशन ऑफ द मिसस्टेटमेंट की जो अकोमुलेट की जाए मिसस्टेटमेंट तो उसका इम्पैक्ट क्या बनता है, तो उसकी बेस के ऊपर हम उसको मटेरियलिटी के साथ कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए कौन सी मटेरियलिटी होती है जी, रीअसेस्ड मटेरियलिटी को आप यूज करते हैं। फिर कहते हैं जी कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एज द ऑडिट प्रोग्रेस। तो जब आप बेसिकली ऑडिट के दौरान आपको कोई मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई होती हैं तो उसको आपने किस तरीके से डील करना है और फर्दर आपने अपने प्रोसीजर को किस तरह से कोरिलेट करना है। कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ द मिसस्टेटमेंट, जाहिर बात है जब मिसस्टेटमेंट निकलेंगे तो आप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेंगे, इसको करेक्ट कर लें। एवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जाहिर बात है उसमें से फिर कुछ कहेंगे नहीं भाई हम तो कुछ मिसस्टेटमेंट्स को नहीं इनकॉर्पोरेट करते, तो आपने उसकी एवेल्युएट करनी है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल आर इमटेरियल। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने रिटन प्रेजेंटेशन लेनी है और अल्टीमेटली डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। एक बात आपने याद रखनी है कि मैं एक चीज़ बता दूं इसको, मतलब स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले फर्दर देखें, अगर आपकी जो मिस स्टेटमेंट है इट्स ग्रेटर देन रीअसेस मटेरियलिटी, अगर आपकी जो मिसस्टेटमेंट है वो ग्रेटर देन है रीअसेस मटेरियलिटी से, तो आप अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आता है जी मिसस्टेटमेंट इज लेस देन रीअसेस मटेरियलिटी। अगर मिसस्टेटमेंट रीअसेस मटेरियलिटी से कम है, ठीक है, अब इस केस में फिर हम देखते हैं कि क्या जो मिसस्टेटमेंट है ये रीअसेस मटेरियलिटी से तो कम है, लेकिन क्या ये लेस देन है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से या ग्रेटर देन है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से। अब यहां पे देखें, हमने कहा कि मिसस्टेटमेंट है, मिसस्टेटमेंट इज लेस देन रीअसेस मटेरियलिटी। रीअसेस मटेरियलिटी से मुराद क्या है, टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी। ये जो रीअसेस मटेरियलिटी है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के ऊपर है, क्योंकि जाहिर बात है ओपिनियन को फॉर्म करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी को आप यूज करते हैं। फिर मैंने कहा रीअसेस मिसस्टेटमेंट इज लेस देन रीअसेस मटेरियलिटी एंड इज लेस देन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, यानी कि जो मिसस्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी से भी कम है और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से भी कम है। तो फिर इस केस में आप स्टेटमेंट्स को अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन इसको कम्युनिकेट नहीं करते थ्रू रिप्रेजेंटेशन लेटर। इस केस में आप अपने पास समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, SUCM, समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के नाम से आप एक स्केड्यूल होता है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर आप इसको रिपोर्ट नहीं करते। नॉट इन रिप्रेजेंटेशन लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर आप इसको नहीं लेते। दूसरे नंबर पे होता है कि मिसस्टेटमेंट्स इज लेस देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी बट इज ग्रेटर देन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी से तो कम है लेकिन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ज्यादा है। इस केस में ओपिनियन पे तो इंपैक्ट नहीं आएगा, इस केस में अनमोडिफाइड ओपिनियन होगी। इस केस में क्या होगी जी, अनमोडिफाइड ओपिनियन होगी। अब इस केस में देखें दोबारा, मिसस्टेटमेंट जो है वो रीअसेस मटेरियलिटी से कम है लेकिन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ज्यादा है। इस केस में आप क्या करेंगे, SUCM में तो डालेंगे ही डालेंगे, प्लस आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लेंगे, प्लस आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लेंगे उसमें स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक होगी जी बात। और अगर मिसस्टेटमेंट जो है वो क्लियरली ट्रिवल हो तो फिर आप इसको इग्नोर कर देंगे, इसको आप अकोमुलेट भी नहीं करेंगे। अगर क्लियरली ट्रिवल हो तो क्या कर देंगे जी, आप
इग्नोर कर देंगे, आप इसको अकोमोलेट भी नहीं करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपको वही बात फिर अगेन कि किसी डिस्क्लोजर की वजह से मिसस्टेटमेंट है, सिस्टम के ब्रेकडाउन की वजह से मिसस्टेटमेंट है, किसी क्लासिफिकेशन की वजह से मिसस्टेटमेंट है, किसी प्रेजेंटेशन की वजह से मिसस्टेटमेंट है, तो वो बाय नेचर मिसस्टेटमेंट्स होती हैं। उस केस में आप जो है फाइनली सेस मटेरियलिटी के साथ उसको इस तरीके से कंपेयर नहीं करते, बल्कि आप नेचर एंड सर्कमस्टांसेस के साथ उसको कंपेयर करते हैं कि यानी कि उस सिचुएशन में रहते हुए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर ये बात हो रही है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अगेन एक और बात देखनी है, ये जो हम बात कर रहे हैं मिसस्टेटमेंट्स की, ये अकोमोलेटेड मिसस्टेटमेंट्स हैं। ये जो मिसस्टेटमेंट्स हैं कौन सी है जी? अकोमोलेटेड मिसस्टेटमेंट है। इसका मतलब वो अगर पेपर में किसी एक स्पेसिफिक एरिया की बात करे तो आपने उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर मिसस्टेटमेंट को इमटेरियल कंसीडर नहीं करना, बल्कि आपने कहना है कि हम बाकी एरियाज में भी मिसस्टेटमेंट्स को देखेंगे। अगर उन बाकी एरियाज की मिसस्टेटमेंट्स को अकोमोलेट करने के बाद जो अकोमोलेटेड मिसस्टेटमेंट्स हैं वो आपकी रीअसेस मटेरियलिटी से ज्यादा हैं, तो फिर ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे। ये बात समझ आई आपको? अच्छा, अब इस चीज को, अब ये चीज निकालने के लिए कि हम किस तरह से इसको डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। अब जारी बात है पेपर में जब आप बैठे होंगे तो आपको वहां पे किस तरह से पता चलेगा कि ये मटेरियल है या इमटेरियल है, ये चीज तो हमें नहीं पता होगी जब पेपर में बैठे होंगे। उस चीज के लिए अगर पेपर में बेंचमार्क की फिगर अवेलेबल हो, बेंचमार्क क्या होगा? टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या आपके नेट इक्विटी या एक्सपेंसेस, कोई भी बेंचमार्क अवेलेबल हो तो आप स्टेटमेंट को उस बेंचमार्क से डिवाइड कर लेते हैं और उसकी जो परसेंटेज होती है उसको मटेरियलिटी के परसेंटेजेस के साथ जाकर कंपेयर कर लेते हैं। अगेन मैं जब 705 की क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं ये चीज आपको दोबारा बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से डील करना है। लेकिन यानी हो दोबारा आ जाए जरा 450 के ऊपर, 450 की डिस्कशन करते हैं। अगर आप आएंगे तो इसमें सबसे पहले आप आ जाए जी स्कोप के पैराग्राफ के ऊपर। Scope of this ISA कहता है this international standard on auditing ISA deal with auditor responsibility to evaluate the effect of identified misstatements on the audit and of uncorrected misstatement if any on the financial statements। फिर कहते हैं the ISA 700 deals with the auditor responsibility in forming an opinion on the financial statements to conclude whether reasonable assurance has been obtained about the financial statement as a whole or free from material misstatement। The auditor conclusion required by the 700 takes into account the auditor evaluation of uncorrected misstatements, means इसको अंडरलाइन कर लें, हम कौन सी misstatements का impact लेते हैं? Uncorrected misstatements का impact लेते हैं। If any on the financial statement in accordance with ISAs। ISA 320 deal with auditor responsibility to apply concept of materiality appropriate in planning and performing of the audit of the financial statement। तो ये ISA 320 का जिक्र क्यों है यहाँ पे? ISA 320 का जिक्र इसलिए है कि आपने रीअसेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी को भी यहाँ पे लिंक करना है। मींस ISA 450 ISA 320 के साथ लिंक्ड है, ISA 450 ISA 700 सीरीज पूरे के साथ लिंक्ड है। और जहां भी आपके पूरे ऑडिट में कहीं भी मिसस्टेटमेंट्स आती हैं, चाहे वैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस के लिए या किसी और मैटर के लिए, तब भी ISA 450 आपके लिए रेलेवेंट है। सर ये जो एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट की बात कर रहे थे, ये वही है ना कि एक्यूमुलेटेड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट? बिल्कुल, accumulated uncorrected misstatements है। Objective of the ISA जी, the objective of the auditor is to evaluate the effect of identified misstatement on audit। जारी बात अगर कोई misstatement identify होती है तो उसको आपने ऑडिट में किस तरह से डील करना है। फॉर एग्जांपल कि इंटरनल कंट्रोल ब्रेकडाउन हो गया है, मैनेजमेंट ने जो आपको फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट रिवैल्यूएशन रिपोर्ट आपको दोबारा दी है लेकिन वो गलत है, आप समझते हैं कि मिसस्टेटेड वैल्यूज हैं, तो उसको आप ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट, ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी पे डाउट। तो ये बातें हैं कि जब आप मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आपने उसको ऑडिट पे इंपैक्ट भी इवैल्यूएट करना है कि ऑडिट पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा। सम टाइम अगर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डाउट में आ जाए तो हम विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट भी करते हैं, तो वो इसी चीज से ही आपका लिंक्ड है। और दूसरे नंबर पे इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आता है उसको डील करना है। और along with that, अगर वो मैनेजमेंट उस अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स को ठीक नहीं करती तो फिर आपने अपनी ऑडिट ओपिनियन पे किस तरह से इंपैक्ट को लेके आना है। आगे डेफिनेशंस हैं जी। 4A के अंदर मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन है, ये वही बात है जी, डिफरेंस वाली बात जो मैंने की थी। और 4B के अंदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स की डेफिनेशन अवेलेबल है। फिर आगे है जी अकोमुलेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर कहता है द ऑडिटर शैल अकोमुलेट misstatement identified during the audit other than those that are clearly trivial। अब यहाँ पे पैराग्राफ A2 से A6 में फर्दर एक्सप्लेनेशन है जिसके अंदर उसने बताया है कि आपने अकोमुलेशन करते वक्त किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है और मिसस्टेटमेंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और क्लियरली ट्रिवियल की डेफिनेशन क्या होती है, क्लियरली ट्रिवियल रिगार्डिंग डिस्क्लोजर एंड नेचर कौन कौन से आइटम्स होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ A2 से A6 पे आ जाएं जरा।
A2 में उसने आपको क्लियरली ट्रेवल की डेफिनेशन बताई है, A2 और A3 के अंदर क्लियरली ट्रेवल की बात करता है, और A4 के अंदर डिस्क्लोजर्स के मिसस्टेटमेंट की बात करता है, और उसमें बात करता है कि कौन से डिस्क्लोजर मटेरियल होंगे और कौन से डिस्क्लोजर इमटेरियल होंगे। अब ये जो पैराग्राफ A4 है इसके साथ पैराग्राफ A17 इसके अंदर लिखा होगा, उसको भी हाईलाइट कर लें। पैराग्राफ A4 के अंदर A17 का रेफरेंस आ रहा है, पैराग्राफ A4 ISO 450 का, इसमें A17 का रेफरेंस आ रहा है। A17 को अंडरलाइन कर लें। A17 में वो एग्जांपल्स हैं जो बाय नेचर डिस्क्लोजर मटेरियल होते हैं। अब इसी के साथ पहले उसने कहा है कि जरा A2 से रीडिंग कर लेते हैं। A2 में कहते हैं जी पैराग्राफ 5 ऑफ दिस ISR रिक्वायर द ऑडिटर टू accumulate misstatement आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट अदर देन दोज दैट आर क्लियरली ट्रेबल, यानी आपने कम्युलेट करना है उन स्टेटमेंट्स को जो क्लियरली ट्रेबल नहीं है उसके अलावा। क्लियरली ट्रेबल इज नॉट अनदर एक्सप्रेशन ऑफ नॉट मटेरियल, यानी कि मटेरियलिटी का लिंक से नहीं है। स्टेटमेंट्स दैट आर क्लियरली ट्रेबल विल बी ऑफ अ होली डिफरेंट order of magnitude or of a wholly different nature than those would be determined to be material, and will misstatement that are clearly inconsequential whether taken individually or aggregated, and whether judged by any criteria of size, nature or circumstances. When there is any uncertainty about whether one or more item are clearly traceable, the misstatement is considered not to be a clearly traceable। यानी कि अगर आप पहले तो बात कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि अकोमोलेट करने से स्टेटमेंट मटेरियल नहीं होंगी तो ठीक है, लेकिन कहता है अगर आपको डाउट आ जाए, डाउट किस चीज के बारे में, यानी आप ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये क्लियरली ट्रेबल है या नहीं है, तो फिर उसको आप कहते हैं कि ये क्लियरली ट्रेबल के क्राइटेरिया से निकल जाती है, फिर आप इसको अकोमोलेट करेंगे। पहला क्या है जी, आप सर्कमस्टांसेस को देखें, नेचर को देखें, कॉन्सिक्वेंसेस को देखें, उसके बाद आप डिसीजन कर लें क्लियरली ट्रेबल है या नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, उसको क्लियरली ट्रेबल कंसीडर नहीं करेंगे। आप पैराग्राफ A4 की डेफिनेशन जरा रीडिंग करें। कहता है स्टेटमेंट्स इन डिस्क्लोजर में आल्सो बी क्लियरली ट्रेबल, कहता है डिस्क्लोजर की स्टेटमेंट भी क्लियरली ट्रेबल हो सकती हैं, वेदर टेकन इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेशन, एंड वेदर जज बाय क्राइटेरिया ऑफ साइज, नेचर ऑफ सर्कमस्टांसेस। Statement disclosure that are not clearly traceable are also accumulated to assist the auditor in evaluating the effect of such misstatement on relevant disclosure and the financial statement as whole. Paragraph A17 of this size provide example where misstatement in qualitative disclosure be material, यानी कि अब वो कहता है कि एक पहले तो उसने कह दिया कि डिस्क्लोजर के अंदर भी लाजमी नहीं है कि सारे डिस्क्लोजर, अगर नॉर्मल डिस्क्लोजर मैनेजमेंट नहीं देती तो उसके से आप उसको मटेरियल कंसीडर कर लें। कहता वो क्लियरली ट्रेबल हो सकती हैं, लेकिन जो पैराग्राफ A17 के अंदर उसने एग्जांपल दे दिए हैं वो कंफर्म क्या है, आपकी मटेरियल है, वो कंफर्म क्या है जी, आपकी मटेरियल है। जरा A17 पे आ जाए। A17 के अंदर नीचे 4 बुलेट्स हैं। इन 4 बुलेट्स के अंदर वो कहता है जी कि inaccurate or incomplete description of information about objective policies and process of managing capital for entities, insurance and banking activities। ये बात मैंने जो कही थी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज या मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट या अदर कैपिटल मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज हैं, अगर उसके अंदर कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपकी बाय नेचर क्या हो जाती हैं, मटीरियल हो जाती हैं। फिर कहता है द omission of information about the event of or circumstances that have led टू एन इम्पेयरमेंट लॉस, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस की जो इवेंट एंड कंडीशंस हैं उनको डिस्क्लोज करना भी मटेरियल होता है, अगर नहीं करते तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। द इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो कहता है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज की आपने नोट डाले हुए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वो भी बाय नेचर क्या हो जाती हैं, आपकी मटेरियल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट जो है उसने फेयर वैल्यू मॉडल पे अपने एसेट्स को रखा हुआ और अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर डिस्क्लोज किया हुआ कॉस्ट मॉडल हम यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मटेरियल है। फॉर एग्जांपल कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है कि एक्सपोर्ट सेल के अंदर जब बिल ऑफ लेडिंग बनता है तो हम उसकी सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो एक्चुअल पॉलिसी, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है कि जब गुड डिस्पैच होती है तो हम उसकी सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दिस इज कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं, कॉन्सिक्वेंशियल है, और ये बाय नेचर क्या हो जाती हैं, आपकी मटेरियल हो जाती हैं। फिर कहता था इनएडिक्वेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ एन एक्सचेंज रेट इन एंटिटी दैट अंडरटेक इंटरनेशनल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल के आपकी कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉसेज है तो करेंसी रिस्क के अंदर आप अक्सर आप जो IFRS 7 के डिस्क्लोजर बनाते हैं वहाँ पे आप सेंसिटिविटी के डिस्क्लोजर्स भी साथ बना रहे होते हैं। सेंसिटिविटी के डिस्क्लोजर्स के अंदर आप ±1% का इंपैक्ट लेते हैं और उसका इंपैक्ट देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आएगा। कहते हैं जी अगर कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन हैं, कोई इस तरह के डिस्क्लोजर्स हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, आपके बाय नेचर मटेरियल हो जाते हैं। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बेसिकली अजम्पशंस होती हैं, आपकी किसी एस्टिमेट की अजम्पशंस होती हैं, उसको भी आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करना होता है अलॉन्ग विद देयर सेंसिटिविटी एज वेल। तो वो जो सेंसिटिविटी का एलिमेंट होता है उसके जो इंपैक्ट्स होते हैं वो भी आपके बाय नेचर मटेरियल हो सकते हैं। आप जरा देखें ये चीज़ इस तरह से चल रही है। आप इसके साथ आगे चलें।
अब जरा आगे आ जाए पैराग्राफ नंबर 6 और 7 के ऊपर। कहते हैं जी द ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether the overall audit strategy and audit plan need to be revised, यानी कि जब ऑडिट प्रोग्रेस में हो, ऑडिट चल रहा हो, तो उसके दौरान अगर स्टेटमेंट आए तो उसको किस तरह से डील करना है। उसके अंदर उसने बात कर दी जी कि आप जो है द नेचर ऑफ द आइडेंटिफाइड स्टेटमेंट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर अकरेंस इंडिकेट दैट अदर मिसस्टेटमेंट में एग्जिस्ट व्हेन एग्रीगेट विद मिसस्टेटमेंट अकोमोडेट ड्यूरिंग द ऑडिट कुड बी मटेरियल, यानी कि जब आपने किसी एक एरिया के अंदर मिसस्टेटमेंट निकाली है तो अगर वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से छोटी है या अगर अमाउंट वैसे ही मटेरियल है तो आप उसको मटेरियल कंसीडर नहीं करें, बल्कि आप देखें कि बाकी एरियाज के अंदर भी मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं। अब इसके साथ जरा पैराग्राफ A7 पे चलें। आगे कहते हैं जी पैराग्राफ A7 के अंदर ए मिसस्टेटमेंट में नॉट बी आइसोलेटेड अकरेंस evidence that other misstatement may exist. For example, when auditor identified that misstatement arose from a breakdown in internal control or from inappropriate assumption or valuation method that have been widely applied by the entity. कहता है कि अगर कोई इंटरनल कंट्रोल के अंदर ब्रेकडाउन हो गया है तो उसकी वजह से कई एरिया पे इंपैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के हमारे जो डाटा थेफ्ट हो गई है, हमारे जो यूजर नेम पासवर्ड हैं वो चेंज, वो लोगों वो जो है वो हैक हो गए हैं, अब तो सिस्टम ही हमारा हैक्ड हो गया है। तो अगर किसी ने कहीं हो सकता है कि किसी और एरिया के अंदर भी कोई मिसस्टेटमेंट आ रही हो, किसी और एरिया के अंदर भी इशू आ रहा हो जो अभी तक हमारे से आइडेंटिफाई ना हुआ हो, तो हम उस इवेंट को, यानी कि वो जो ब्रेकडाउन ऑफ इंटरनल कंट्रोल हो, उस इवेंट को आइसोलेटेड कंसीडर नहीं करेंगे कि ये एक इवेंट है, इसका एक ही जगह पे इवेंट इसका इंपैक्ट है, बल्कि आप उसका इंपैक्ट बाकी सारे एरियाज के ऊपर भी लेकर चलेंगे। आगे चलें जी जरा इसमें फर्दर। कहता है द एग्रीगेट ऑफ 6B पे आ जाए जरा, 6B के ऊपर। 6B में कहता है द एग्रीगेट ऑफ द मिसस्टेटमेंट अकोमोडेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोच मटेरियलिटी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद आईएस 320। तो ये वो कहता है कि जब आपने एग्रीगेट करना है तो उसको किससे कंपेयर करना है, रीअसेस्ड मटेरियलिटी से आपने उसको कंसीडर करना है। तो ये पैराग्राफ नंबर A8 के अंदर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है। कहता है इफ, आप पैराग्राफ A8 पे आ जाए जरा, तेज तो नहीं है जी, क्लियर है। पैराग्राफ 8 पे आ जाइए। इफ द एग्रीगेट ऑफ स्टेटमेंट अकोमोडेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोच मटेरियलिटी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद आईएस 320 देयर मे बी अ ग्रेटर देन acceptability low level of risk that possible undirected misstatement when taken with aggregate misstatement accumulated during the audit could be exceed materiality. Undirected misstatement could exist because of the presence of sampling and non-sampling risk. ठीक है जी। अब जरा इसके साथ ना पैराग्राफ A6 की वजह रीडिंग करें। पैराग्राफ A6 में वो कहता है कि जो मिसस्टेटमेंट्स आप आइडेंटिफाई करते हैं वो फैक्चुअल हो सकती हैं, जजमेंटल हो सकती हैं और प्रोजेक्टेड हो सकती हैं। प्रोजेक्टेड के साथ उसने नीचे फुट नोट पे आ जाए जरा, पैराग्राफ A6 के साथ जो थर्ड लाइन, थर्ड बुलेट है, थर्ड बुलेट के एंड के ऊपर आज 530 के साथ उसने पैराग्राफ 14 और 15 का रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पे उसने प्रोजेक्शन के साथ उसका लिंक बनाया है। ठीक है जी, क्लियर है ये बात, कोई इशू तो नहीं यहाँ पे। तो ये आपने पढ़ना है तो इस तरीके से आपने इसकी रीडिंग कंप्लीट करनी है। आगे कहते जी इफ, पैराग्राफ नंबर 7 पे आ जाए जी, पैराग्राफ नंबर 7 पे आ जाए। इफ एट द ऑडिटर रिक्वेस्ट management has examined a class of transaction, account balance or disclosure and corrected misstatement that were detected, the auditor shall perform additional audit procedure to determine whether misstatement remain. तो आप मैनेजमेंट से, आपने मैनेजमेंट से कहा और मैनेजमेंट इसके ऊपर काम कर ली, तो फिर आपने फर्दर इसके ऊपर अपने प्रोसीजर लगा के भी देखना है कि फर्दर मिसस्टेटमेंट्स तो अभी नहीं रह गई। तो इसके ऊपर पैराग्राफ A9 है जिसको आप इसके साथ डील करेंगे। आगे कम्युनिकेशन करेक्शन ऑफ द मिसस्टेटमेंट है, इसके साथ आप जो है वो पैराग्राफ नंबर 10, 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इसकी रीडिंग कर लें। एवेल्युएशन ऑफ इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, तो जो अब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स होंगी उसका इंपैक्ट आपने किस तरह से लेना है। कहता है प्रायर टू एवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर शैल रीअसेस मटेरियलिटी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद आईएस 320 टू कंफर्म वेदर इट रिमेन एप्रोप्रिएट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटिटी एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। कहते हैं कि जब भी आपने रीअसेसमेंट करनी है, जब आपने अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को इंपैक्ट को एवेल्युएट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे मटेरियलिटी को। फिर कहता है द ऑडिटर शैल, पैराग्राफ नंबर 11 के अंदर, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट। इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन द ऑडिटर शैल कंसीडर द साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट both in relation to particular class of transaction, account balance or disclosure, and the financial statement as whole and the particular circumstances of the occurrence.
तो यानी कि वही बात, नेचर, सर्कमस्टांसेस, उनके साथ आपने अनक्रेडिटेड स्टेटमेंट को जरूर कंपेयर करना है कि कहीं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के साथ तो लिंक नहीं है, कहीं किसी क्लासिफिकेशन के रिस्क के साथ तो लिंक नहीं है, कहीं किसी ऐसी चीज से लिंक तो नहीं है जिससे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिट्रैक्ट हो सकते हो, तो इसके साथ आप उसका लिंक करेंगे। 11B में कहता है द फैक्ट ऑफ अनक्रेडिटेड स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रायर पीरियड ऑन रेलेवेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल। तो इसके लिए जरा पैराग्राफ A16, A22, A24 और A25, A16 से आ जाए जरा। आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा जी। ये बातें जो मैंने यहाँ पे की हैं तकरीबन वही बातें यहाँ पे। इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बता दूं। अच्छा, पैराग्राफ A19 पे आ जाएं। A19 और A20 की रीडिंग कर लें। पैराग्राफ A19 और A20। A19 में कहता है इफ an individual statement is just to be material, if an individual misstatement is just to be material, it is unlikely that it can be offset by other misstatements। तो ये मैंने ऑफसेटिंग वाली बात की थी, इसको अंडरलाइन कर लें। यानी आप मिसस्टेटमेंट्स को, अनक्रेडिटेड मिसस्टेटमेंट्स को ऑफसेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इफ रेवेन्यू हैज बीन मटीरियली ओवरस्टेटेड, the financial statement as a whole will be materially misstated even if the effect of misstatement on earning is completely offset by an equivalent overstatement of expense। कहता है कि अगर आपने अपने रेवेन्यू को ओवरस्टेट किया हुआ है और उसके बाद आपने अपने एक्सपेंसेस को भी ओवरस्टेट किया हुआ है, नेट इंपैक्ट आपका कोई ज्यादा नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऑफसेट करके आप कहेंगे कि अर्निंग पे इंपैक्ट नहीं है, बल्कि आप ओवरस्टेटमेंट ऑफ द रेवेन्यू को सेपरेटली डील करेंगे, ओवरस्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस को आप सेपरेटली डील करेंगे, उन दोनों को आपस में ऑफसेट नहीं करेंगे। पैराग्राफ A19 इसके साथ लिंक हो गया। पैराग्राफ A20 पे आ जाएं। Whether a classification statement is material involve the evaluation of qualitative consideration, यानी कि क्लासिफिकेशन का जब भी इशू आता है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल जाता है मैनेजमेंट ने करंट एसेट्स के अंदर क्लासिफिकेशन का चेंज किया हुआ है, सर्टेन एसेट्स को उठाकर नीचे क्लासिफाई कर दिया, लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन चेंज की हुई है, तो कहते हैं आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बगैर ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ये मटेरियल है या नहीं है। हो सकता है कि क्लासिफिकेशन इंपैक्ट अमाउंट में इमटेरियल हो, लेकिन उसका जो इंपैक्ट है नेचर में वो मटेरियल हो। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि डेट कोवेनेंट की ब्रीच हो जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है, रिवॉल्यूशन लॉस अगर बुक करेंगे तो आपको बैंक जो है वो नहीं देगा, लोन नहीं देगा, तो आपने उस चीज को मिटिगेट करना है। तो कहते हैं डिटरमाइनिंग वेदर अ क्लासिफिकेशन स्टेटमेंट इज मटेरियल इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटेटिव कंसिडरेशन सच एज इफेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन स्टेटमेंट ऑन डेट एंड अदर कंट्रैक्चुअल कोवेनेंट्स। The fact on individual line item are subtotals of the key effect on key ratios. This may be circumstances when auditor conclude that a classification statement is not material in context of financial statement as a whole, even though it may exceed the materiality level or level applied in evaluating other misstatements। तो कहता है कि जब तक नेचर के साथ लिंक नहीं है तो अमाउंट के साथ मटेरियलिटी का कोई इंपैक्ट उसका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, a misclassification between balance sheet line item may not be considered material in context of financial statement as a whole when amount of misclassification is small in relation to the size of related balance sheet line item and the misclassification does not affect income statement or any key ratio। अब फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन का इशू आ गया, क्लासिफिकेशन का इशू आ गया 100 मिलियन का, उसकी टोटल बैलेंस शीट की फुटिंग है 2 अरब की, 2 अरब की या 3 अरब की उसकी या 4 अरब की उसकी बैलेंस शीट की फुटिंग है, उसमें 100 मिलियन का जो है वो आपका जो है वो मिसक्लासिफिकेशन का इंपैक्ट है। आपकी मटेरियलिटी बेशक प्रॉफिट की बेस पे 10 मिलियन भी है तो 100 मिलियन आपके लिए मटेरियल नहीं होगा अनलेस वो 100 मिलियन किसी की इंपैक्ट की रेशो को इंपैक्ट करे, या वो 100 मिलियन किसी डिसीजन मेकिंग को चेंज करे, या वो 100 मिलियन किसी डेट की कोवेनेंट की कंप्लायंस के ऊपर जाके इंपैक्ट करे, या वो 100 मिलियन आपके लोन लेने के लिए, फाइनेंसिंग लेने के लिए हेल्प आउट कर रहा हो, फिर आप उसको मटेरियल कंसीडर करेंगे। इवन वो डिफरेंस जो है, अगर आपकी मटेरियलिटी लेवल 20 मिलियन का है और वो मिसक्लासिफिकेशन इंपैक्ट 5 मिलियन का है, लेकिन 5 मिलियन जो आपके इंपैक्ट करता है किसी की फाइनेंशियल रेशो के ऊपर, किसी फाइनेंशियल चीजों के इंपैक्ट के ऊपर, तो बाय नेचर क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये देखें, बात क्या है कि हम लोग इस पढ़ते नहीं हैं, आप में से माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी, लेकिन 450 को इस तरह से डिटेल में नहीं देखा हुआ। ये 705 आपका इसके बगैर हो ही नहीं सकता, आइजा 705 आइजा 450 के बगैर हो ही नहीं सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इसकी आपने रीडिंग बहुत अच्छी करनी है। आगे 21 में उसने एग्जाम्पल्स दी हैं जो मिसस्टेटमेंट्स क्लासिफिकेशंस के रिगार्डिंग का मटेरियल होंगी आपकी। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा आप जरा आ जाएं पैराग्राफ नंबर
14 के ऊपर पैराग्राफ 14 जो है वो रिटन रिप्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग है। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से आपने इसको डील करना है उसके बारे में आपकी डिस्कशन यहाँ पे मौजूद है और आखिर पे आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अलावा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस स्टैंडर्ड की रीडिंग खुद अच्छे तरीके से करें ताकि आप लोगों के अपने कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर क्लियर हो सकें। जी यहाँ तक किसी का कोई इशू? इकट्ठा करना है, हर एरिया के अंदर स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करते चले जाए। वो तो अगर तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है तो वो अकोमोलेशन क्या होगी, वो तो वैसे ही अकोमोलेट हो जाएगी, वो तो इंडिविजुअली इंपैक्ट कर देगी आपके उसके ऊपर डिसीजन के ऊपर। तो एग्रीगेट ना भी करेंगे तो इंडिविजुअली इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स में ओवर स्टेटमेंट है, डेटर्स के अंदर ओवर स्टेटमेंट है, रिसीवेबल एडवांसेस के अंदर सर्टेन ओवर स्टेटमेंट्स हैं। अब उन सारों को आप इकट्ठा करते चले जाएं। अब अकोमोलेट करने से पहले भी आपने देखना है कि क्या वो क्लियरली ट्रिबल है या नहीं है। अगर क्लियर ट्रिबल है तो इग्नोर कर दें, अदरवाइज आप देखें जी, अब देखें अगर स्टॉक ओवर स्टेट है तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट है, अगर रिसीवेबल ओवर स्टेट है तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट है, अगर आपके एडवांसेस ओवर स्टेट हैं तो आपके अल्टीमेटली हो सकता है कि आपके क्लोजिंग के अंदर इम्पैक्ट है। अगर ओपनिंग में भी है क्लोजिंग में भी है तो आपके जो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस है दोनों मिसक्लासिफाइड है, दोनों के अंदर मिसस्टेटमेंट मौजूद हैं। वहाँ पे इस एरिया में शायद आप ये कह सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक एरिया के अंदर मिसस्टेटमेंट जो थी वो पिछले सालों से एक प्रॉब्लम चलती आ रही है, इसको से इशू आ रहा है। अगेन ऑफसेट इसको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली क्योंकि इसका इम्पैक्ट नहीं आता, करंट ईयर के प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट इसका नहीं है। बट अगेन क्योंकि वो स्टैंडर्ड कहता है कि आप दोनों को ऑफसेट नहीं कर सकते तो आप ऑफसेट नहीं करेंगे, आप सेपरेटली दोनों को डील कर रहे होंगे। जी एनी अदर क्वेश्चन? मेरा ख्याल है इसके ऊपर 5 मिनट लगा लें, इसको ज़रा आप एक रीड कर लें खुद भी जो हमने बातें की हैं। इसके बाद हम आइज़ा 705 की डिस्कशन करेंगे और आइज़ा 705 की बेसिक डिस्कशन करके हम इसको कंक्लूड कर देंगे। जी रीडिंग कर लें जी आप ज़रा इसकी। सेवन 705 पे थोड़ा लगना टाइम, तो मेरा ख्याल है हम एक काम करते हैं 705 को करते हैं सेपरेट क्लास में। आज ये कर लें जो क्लास होगी, इसके साथ मैं आपको कुछ लेक्चर अपलोड करा देता हूँ। 705 पे लेक्चर अपलोड नहीं करूँगा, 705 और 706 इसके लेक्चर अपलोड नहीं करूँगा। 710 और 510 का लेक्चर अपलोड हो जाएगा रिपोर्ट से रिगार्डिंग, 720 का लेक्चर अपलोड हो जाएगा और कुछ प्रैक्टिस के लेक्चर आपके अपलोड हो जाएंगे। मैं आप देख लेता हूँ कौन से लेक्चर अपलोड कराने हैं। ये हम क्योंकि पीछे 10-15 मिनट पढ़े हुए क्लास में, ये स्टैंडर्ड मैंने शुरू किया तो इसके साथ इसके ड्राफ्टिंग की स्किल्स हैं, इसके साथ इसकी जो आपकी ओपिनियन की इम्पैक्ट की स्किल्स हैं, इसमें ओवरऑल अगर सिंपल मैं लिखूँगा ना कि क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब उसके अंदर अगर सर्कमस्टांसेस हैं कि जब अगर क्वालिफाइड अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाती है या एडवर्स ओपिनियन आ जाती है तो क्या आप किसी सिंगल कैप्शन के ऊपर या उसके अलावा आप बता सकते हैं कि किसी एरिया में ठीक काम है या नहीं है, उसके इम्पैक्ट किस तरह से लेने हैं। या अगर डिस्क्लेमर ड्यू टू द मैनेजमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो उसके इम्पैक्ट आपने किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, या आपकी जो ड्राफ्टिंग के अंदर हर पैराग्राफ में चेंजेस आनी है उसको किस तरह से आपने डील करना है। 705 और 706 के ऊपर पूरा एक लेक्चर है। आप इसकी रीडिंग करें, रीड करके मुझे बताएं आपको मिसस्टेटमेंट समझ आई है, क्योंकि मिसस्टेटमेंट यही आगे आपकी लिंक होनी है। आज मैं अपलोड अभी आपको बताता हूँ, इसे देख लूँ मैं कौन कौन से लेक्चर पढ़े हैं, उसके बाद मैं अपलोड करवा दूंगा। 2 लेक्चर अपलोड होंगे इस वीक के इंशाल्लाह। आप ये ले लें, इसकी रीडिंग कर लें, फिर डिस्कस कर लें, कोई चीज़ है तो डिस्कस कर लें। प्रैक्टिस है इंशाल्लाह, एक लेक्चर में इसे पढ़ाऊँगा ये 705 और 706, उसके बाद प्रैक्टिस है। उसके बाद टोटल प्रैक्टिस 700 सीरीज में वो स्टैंडर्ड मैंने थ्योरी के आपको अपलोड नहीं कराने, ज़रूरत पड़ी तो साथ साथ में कुछ चीज़ ऐड करनी हो तो मैं कर लूँगा, लेकिन टोटल प्रैक्टिस आगे 4 लेक्चर हमारे प्रैक्टिस में ही होंगे। सिलेबस पीछे कुछ रह नहीं गया ना, वॉल्यूम 2 है और 800 है, 10 नंबर टोटल उसमें से आने। कोड ऑफ एथिक है, 10 नंबर उसके हैं, तो कोड ऑफ एथिक्स को अच्छे तरीके से करेंगे। वॉल्यूम 2 और 805 के लेक्चर भी आपको अवेलेबल होंगे, तो आप उसमें से 10 नंबर के लिए कितनी एफर्ट करने की पुट करने की जरूरत है। हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। 800 सीरीज और अदर एरियाज इनका टोटल वेटेज 10 नंबर है, 10 से 15 नंबर है। मेन जो आप रीडिंग कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इसके साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनफ है। आगे देखें, आज क्या तारीख है? 9 तारीख है, मतलब 15-16 तारीख का लेक्चर है, फिर 23-24 का लेक्चर है और 28-29 का लेक्चर है। 6
लेक्चर हमारे इस मंथ के हैं। इन 6 लेक्चर में अगर हम प्रैक्टिस सिर्फ कर लेना जो आज तक पढ़ा है, मोर देन इनफ है, ठीक है, मोर देन इनफ है। और आगे चलें, अगर आगे अगले महीने के अंदर फिर अगेन 8 लेक्चर्स हैं, उनमें से आप 4 लेक्चर कोड ऑफ एथिक्स के लगा ले एडिशनल, कुछ ऑलरेडी पढ़े हैं, और वो 4 लेक्चर टोटल प्रैक्टिस पे ही होंगे, क्योंकि बुक यूज़ करने आनी चाहिए, रीडिंग करनी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आपको वहीं समझ आ जाएगा। तो 4 लेक्चर में फर्दर प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 4 लेक्चर उसमें हम देख लेंगे आर्ट्स और बाकी एरियाज़ को देख लेंगे। तो प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे ना इन दिनों में। देखें, अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि आपने आज के दिन तक या इस अगले वीक तक आप 80% सिलेबस कवर कर लें तो आप शायद ना माने, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जाके पेपर अटैम्प्ट करें। आप जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, देखें आपने फोकस चेक करना है हमने किया क्या है। 240, 315, 320, 330, ये 4 स्टैंडर्ड हम क्लास में किए। 4 स्टैंडर्ड करने के बाद आप रिस्क असेसमेंट करने के काबिल हैं। फिर आ जाए 500, 501, 540, 550, 560, 570, ये स्टैंडर्ड, और 600। ये करने के बाद क्या प्रोसीजर के अंदर आपको इशू है? 5 देखें, 501 में इन्वेंट्री और सेगमेंट रिपोर्टिंग और लीगल, 540 में अकाउंटिंग एस्टीमेट, 550 में रिलेटेड पार्टी, 560 में आपका सब्सिक्वेंट इवेंट, 570 में गोइंग कंसर्न। यही सारे पॉइंट आपके डिस्कस होते हैं रिस्क असेसमेंट के अंदर। तो रिस्क असेसमेंट के अंदर जो प्रोसीजर वो कवर हो गए, प्लस जो आपके ऑडिट एविडेंस की गैदरिंग वाला एरिया कवर हो गया। फिर आ जाए रिपोर्ट के इम्पैक्ट वाला एरिया। 700 सीरीज अभी कर रहे हैं, 700 सीरीज कर लेंगे तो 700 सीरीज जाके पीछे सारे स्टैंडर्ड से लिंक हो रही है। 570 किया था, 570 किया था, 700 से लिंक किया था, 560 किया था, 700 से लिंक किया था, 240 किया था, 700 से लिंक किया था ना। आप देखें इम्पैक्ट उसके साथ लिंक हो रहे हैं। आप बताएं, पेपर अगर खोल के देखें, पेपर की फॉर्मेशन में 80 नंबर इन एरियाज में से आते हैं नहीं आते? समझने की बात है। मुझे आप कोई पेपर खोल कर दिखा दें जो बातें हमने अभी तक क्लास में कर ली, इसमें से कोई चीज़ ऐसी हो जो पेपर में आई हो जो ना आती हो। पिछला पेपर ही उठा के देख लें। सर पिछला पेपर मैं शायद, अच्छा वो सॉरी आपकी बात काटूंगा, सोल्यूशन मैंने देखा था, आ गया था सोल्यूशन, वो जब हमने क्लास में डिस्कशन किया वही बातें देखा था आपने, कोई ऐसी चीज़ अनहोनी नहीं थी उसके अंदर। तो बात क्या है, देखें अभी मैं आपको ये अगले 2 लेक्चर्स आप गुजार लें इंशाल्लाह, उसके बाद मैं आप कहता हूँ 80 नंबर का आपके पेपर हो गया। जो मर्जी पास पेपर उठा के देख लें, ना अटेम्प्ट हो मैं जिम्मेदार हूँ। 402 कर लिया था ना, 402 और 3402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी हुई है, 450 भी कर लिया है, एवैल्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट भी हो गई है। पीछे रह के गया है वॉल्यूम 1 के अंदर। वॉल्यूम 1 में देखें क्या है, 200 सीरीज, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। 200 के अंदर 240, 250, 260 ये 3 इंपॉर्टेंट थे, हमने तीनों कर लिए। 220 ISQC1 और कोड ऑफ एथिक्स के साथ लिंक हो जाएगा, वो इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। 210 रेलिवेंट नहीं है। 200 सीरीज ओके आपकी। 300 सीरीज के अंदर कोई आपको कोई प्रॉब्लम? 300 में 4 स्टैंडर्ड है, 300, 315, 320, 330। 300 जनरल है, वो रीडिंग है, वो खुद भी करेंगे, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। 315 डिटेल डिस्कस हुआ है, 320 डिटेल डिस्कस हुआ है, 330 डिटेल डिस्कस हुआ है, क्लियर होगी। 400 सीरीज 402 और 450 दोनों स्टैंडर्ड कवर हो गए। 500 में 500, 501, 505 क्यों नहीं डिस्कस नहीं करूंगा, वो कैफ लेवल का स्टैंडर्ड है। 520, 530 कैफ लेवल के हैं। 540 बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है, 550 बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है, 60, 70, 80 रह गया आपका। 500 कवर होगी एक्सेप्ट 580। 600 के अंदर 600, 610 और 620 है। 600 ग्रुप ऑडिट का है, 620 को ऑडिट एविडेंस के साथ 500 के साथ लिंक करके मैंने कराया हुआ है। तो 600 सीरीज कवर होगी, 610 आपने खुद करनी है इंटरनल ऑडिट वाला। फिर पीछे 700 है, 700 कल हमने किया है। 705 और 450 का लिंक अभी आज बनाया, 705 अगली क्लास में चलेगा। 710 और 510 के लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे, 720 के भी लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। बताएं कोई इशू रह गया? 700 सीरीज कंप्लीट हो गई। पीछे 800 सीरीज है, 800 सीरीज और वॉल्यूम 2 में से 15 नंबर आने हैं और कोड ऑफ एथिक्स में से 10 से 15 नंबर आने हैं। तो मीन्स 25 नंबर का पेपर आपका अभी नहीं हुआ, 75 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। 75 नंबर मेरे मुताबिक कंप्लीट है, 75 नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं अगले 2 लेक्चर्स के बाद। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़, देखिए प्रैक्टिस के लिए अभी मैं खुद प्रैक्टिस पे फोकस करना चाह रहा हूँ ना, प्रैक्टिस के अलावा कोई चीज़ बताएं अगर आया तो। प्रैक्टिस ही है सिर्फ, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अगले 2 लेक्चर के अगले हफ्ते से इंशाल्लाह प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। मैं आज क्वेश्चन बैंक जो है ना वो काफ़ी हद तक बने हुए हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक फर्दर मैं आज बिल्डअप कर लूँगा। 700 सीरीज़ के, 600 सीरीज़ के, 500 सीरीज़ के, जो कुछ पड़ा है ना 500 सीरीज़ और 600 सीरीज़ में, उनके हम क्वेश्चन बैंक यहाँ पे आगे डील कर लेंगे। क्लियर होगी जी बात? आप बताएं किसी का कोई। देखें फिर एक बात करूंगा कि ऑडिट का सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, कोई क्रैमिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, समझना है और अप्लाई करना है।
कोरिलेशन क्रिएट करना है 2-3 स्टैंडर्ड्स का आपस में डिसीजन करना है और इसको इनकॉर्पोरेट कर देना है। अगर आप पेपर फेल कर रहे हैं बार बार, तो मैं जनरल बता रहा हूँ कि ये जो अप्रोच है इससे आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने किसी बच्चे को आज तक रैमी के लिए कहा है अंडरलाइन कर ले, मैक्सिमम ये कहता हूँ, पैराग्राफ बुक के ऊपर रीड कराता हूँ, जो पढ़ाता हूँ मैं बुक के अंदर मैच कराता हूँ उस चीज़ को। ये नहीं है कि आपको कोई बुक के अंदर चीज़ ना मिले, ये जो आपका कॉन्सेप्ट था ना बुक के अंदर चीज़ नहीं लिखी हुई, वो अब भी अगर किसी का है तो गलत है। हर चीज़ बुक के अंदर मौजूद होती है, अप्लाई करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए कि आपने लिखना वहाँ से कैसे है। ले जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर ले, तो क्लास को कंक्लूड करें जी। 450 में कोई सवाल है जी? नो क्वेश्चन। अगर ये मिसस्टेटमेंट ये ट्रिवियल है और क्यूमुलेटिव मिसस्टेटमेंट्स भी रियली ट्रिवियल है, तो फिर हम अनमॉडिफाइड भी हैं। बिल्कुल सही है। और हमने नहीं क्लियरली ट्रिबल नहीं, हमने कहा जी ये जो मिसस्टेटमेंट है वो रीअसेस मटेरियलिटी से कम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी। तो फाइनेंशियल ओपिनियन क्या आएगी? अनमॉडिफाइड। यहाँ मैंने क्लियर ट्रिबल की बात नहीं की। फिर मैंने फर्दर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया कि क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से नीचे है या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ज्यादा है। अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ज्यादा है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी से कम है, तो फिर इसको रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें। और अगर आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से भी छोटी है मिसस्टेटमेंट, तो फिर इसको आप अपने पास लिख लें, सम कर लें, समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के नाम से, इसको रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। और एक और बात, जो आपका समरी ऑफ अनरजिस्टर्ड मिसस्टेटमेंट बनता है तो उसमें खाली मिसस्टेटमेंट नहीं बताई जाती बल्कि उसके एडिशनल इंपैक्ट भी बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपकी इन्वेंट्री ओवर स्टेट है तो उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है, टैक्स पे क्या इंपैक्ट है, ईपीएस पे क्या इंपैक्ट है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की ओवर या अंडर स्टेटमेंट क्या है, उस एक कैप्शन से रिगार्डिंग हर एक की ओवर या अंडर स्टेटमेंट आपने बतानी होती है, अपने जो रिकॉर्ड्स इंटरनल मेंटेन करने होते हैं। ले जी, आज की डिस्कशन को भी यहीं पे हम करते हैं कंक्लूड। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम 705 और 706 की जो है वो थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हो सकता है मैं अगली क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लूँ, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग भी कर लें, क्योंकि हम जितने थ्योरी के एरियाज़ हैं 700 के, वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम तकरीबन 3 to 4 लेक्चर्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे उन एरियाज़ की जो हमने ऑलरेडी कर ली हैं। उसके लिए आई विल रिक्वेस्ट कि मैनेजमेंट से बात भी करूँगा कि हम डबल स्क्रीन के ऊपर काम करें, क्योंकि साथ क्वेश्चन पेपर भी नज़र आ रहा हो, क्योंकि जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इशू होता है और जो क्लास में बैठे होते हैं बच्चे उनके लिए भी इशू होता है। तो कोशिश करेंगे जूम के ऊपर क्लास में रिकॉर्डिंग कर लें या हम जो है उसको डबल स्क्रीन के ऊपर कर लें, तो जो भी मैनेज हुआ हम उसको अकॉर्डिंगली देख लेंगे। आज क्लास को यहीं पे करते हैं कंक्लूड, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।